हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में कल हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और हमने पोटेंशियल एनर्जी में इलास्टिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा था, हमने रिप्रेजेंट किया था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम PE से लिखते हैं और हमने कहा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, जिस हाइट तक हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं तो वो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हमने बोला था। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और ये पहले इस लेवल पर रखी हुई थी, मान लो ग्राउंड लेवल पर रखी हुई थी। अब ये ग्राउंड लेवल से उठाकर हाइट h के ऊपर लेके गए हम, ग्रेविटी के अर्थ के अपोजिट लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर काम करेगी, तो g काम कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये बोला था कि जो बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इस बॉडी की यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ग्राउंड के कंपैरिजन में इसकी हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन अब ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए हैं हम, ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहेगा, बस इसकी हाइट अलग हो गई है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की अब जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, mgh के इक्वल हो जाती है। अब मैं कहूँ मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाकर डायरेक्ट इसी वे में इसको मैं ऊपर लेके गया, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लेकर के आऊँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गए, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेके आया, यहाँ पर आ गए, ये m, ये यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लेके आया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ गए हम, यहाँ से फिर मैं इसको दोबारा से इधर लेके जा रहा हूँ, इधर आ गए हम, ठीक है। अब देखो ये लेवल बराबर है दोनों का, ठीक है, यानी कि हम फाइनली इस लेवल से इस लेवल पर आ गए हैं, ठीक है, और ये लेवल यही है, ये कितना है, h है, क्लियर। लेकिन हम पहले इसको यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से हम इसको यहाँ लेकर के आए हैं, ठीक है, हम यही कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अब क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा या इसकी पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगी। अब ये देखो जो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इस तरीके से लेकर आए, इसको इस तरीके से समझो, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहाँ से उठा करके यहाँ पर ऐसे लेकर जा रहे थे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से अलग अलग रास्ते से लेकर के आए, ठीक है, लेकर हम वहीं उसी हाइट तक आए हैं, मान लो इसको इस तरीके से समझो आप, थोड़ा हम दूर तक लेकर जाते हैं इस ऑब्जेक्ट को, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेकर के आए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पर, इसका मास m है और ये हाइट h तक ऊपर लेकर गए हैं, तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी, क्लियर। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को इसी हाइट तक लेकर जाऊँगा, लेकिन किस तरीके से, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ थी, ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ गया, फिर यहाँ ऐसे, फिर मैं इधर आ गया, ठीक है। अब मैं फाइनली आया हूँ अपनी इस जगह पर आया हूँ, यह आ गया मैं इस जगह पर। अब ये देखो ये लेवल बराबर है, यहाँ से यहाँ आया तो मैं वही हाइट पे हूँ, h हाइट पे, लेकिन कहाँ जाके आया हूँ, ये देखो कहाँ, पहले मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर ऊपर, फिर इधर आया, फिर इधर, ठीक है। तो ये क्या है, जब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करती है। हमने सिर्फ ये देखना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी हाइट गेन की है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो कितनी हाइट तक गया है, सिर्फ आपने वो देखना है, वो नोट करना है, और वो h हाइट तक गया है, तो इसीलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इज इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो किया गया है उस पाथ के इंडिपेंडेंट होती हैं, एंड डिपेंड करती हैं ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है ऑफ द ऑब्जेक्ट की। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, जो पाथ फॉलो किया है उस पर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बताया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है mgh। हमने कल एक बात कही थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली है क्या है, जो वर्क किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और वो वर्क क्या है, वो कब, और वो वर्क क्या करता है, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की उसमें कोई भी चेंज नहीं करता। यानी कि वर्क डन विदाउट एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा था कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन, और कौन सा वर्क डन, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज किए बिना जो वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब वर्क डन हमने क्या कहा, जो वर्क डन होता है, हम एक्सप्रेशन कैसे निकाला था वो बात कर रहे हैं। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेवल से उठाकर एच लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एच होगी। अगर हम अर्थ के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो m हो गया, एक्सेलरेशन अगर हम अर्थ के अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, अब पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकाल लिया था, mgh। ठीक है, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि वर्क डन बताइए, इतने हाइट तक उठाया गया है और उसके अर्थ की ग्रेविटी आपको दी गई है और मास दिया गया है, तो आपसे वर्क डन भी पूछ सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बजाय। तब भी आपने यही फॉर्मूला लगा के वहाँ पर वर्क डन निकालना है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, एक्चुअली वर्क डन है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो ये वर्क डन है, वर्क डन ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के, और ये किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपसे वर्क डन पूछा तो वर्क डन बता दो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज an object of mass 2 kg to a height of 10 मीटर। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने जिसका मास क्या है 2 kg है, और हमने उसको क्या किया, ग्राउंड से उठाकर 10 मीटर की हाइट पर लेकर चले गए हैं। ठीक है, टू रेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। आगे लिखा हो इसने टेक g इज इक्वल टू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? कल हमने बताया था आपको कि जो g है उसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें गिवन ना हो। अगर गिवन है तो जो अगर g की वैल्यू 10 भी हो सकती है, वो 9.8 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 9.8 अबाउट 10 हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें क्वेश्चन में ईजी 9.8 के अकॉर्डिंग बन रहा है तो 9.8 लेते हैं, अगर 10 के अकॉर्डिंग बन रहा है तो ईजी 10 के अकॉर्डिंग। वो कब, जब यहाँ पर हमें गिवन ना हो क्वेश्चन में। लेकिन अब हमें न्यूमेरिकल में गिवन है तो हमें यही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। अब निकालना क्या, वर्क डन निकालना है। तो सोल्यूशन देखो, अब
हम स्टूडेंट्स क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ है, वर्क डन पूछा हुआ है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि वर्क डन जो है किसके इक्वल होता है, ये फोर्स यानी कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यहाँ पे ना तो फोर्स गिवन, कहीं भी नहीं गिवन, सिर्फ मास गिवन है या फिर हाइट गिवन है। अब ना तो यहाँ पर फोर्स गिवन ना डिस्प्लेसमेंट गिवन, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जब आपको हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन दिखाया ड्राइव करके, तो उसमें हमने क्या कहा कि एक ऐसा वर्क डन जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो। अब यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, मास दिया हुआ ऑब्जेक्ट का और उसको हाइट तक हमने उठा कर लेकर गए हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, वो जहाँ पे रेस्ट पे थी तो वहाँ पे भी रेस्ट पे ही है, क्लियर। तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कौन सा वर्क डन की बात हो रहा है, जिसमें वेलोसिटी चेंज 0 है, और वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब हम वर्क डन निकालेंगे तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जब हम उसको अगेंस्ट ग्रेविटी उठाते हैं। अब यहाँ पर m कितना दिया हुआ है, मास, मास ऑलरेडी गिवन है 2 kg, 2 लिखा आपने, g ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर, क्लियर। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, 2 इंटू 9.8 है, डेसिमल हटा दो, डेसिमल जैसे हटाया यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 10 1 जा 10, और 98 2 जा कितना होता है, 2 8 जा 16, एंड 2 9 जा 18, और 1 19, ठीक है। तो वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आया वो किसके इक्वल आ जाता है, 196 जूल के इक्वल आ जाता है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि वर्क डन कैसे निकाल पा रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि फोर्स देखो हमें पता भी, हम यहाँ पे भी डिराइव कर सकते हैं इसी चीज़ को कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, हाइट कितनी दी है 10 मीटर, यानी कि हम उसको उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं 10 मीटर की हाइट तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाती है 10 मीटर, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, और मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, तो मास भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू में एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो ये गिवन है इसकी यूनिट आप देख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि जो ये जी दिखा रहा है ये एक्सेलरेशन ही है, और ये किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसी का यूज़ करेंगे, तो ये 9.8 आ गया, तो ये चीज़ यही आ गई ना, ये वाली। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, तो वही चीज़ है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ और वर्क डन आप इजीली निकाल सकते हो, क्लियर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। बस आपने न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जो गिवन है उस पर कंसंट्रेट करो, उसको अलग से लिख लो, और फिर जो आपको फाइंड आउट करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचो और उसका फॉर्मूला लगाओ, और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। An object of mass 50 kg is raised to a height of 6 meter above the ground. Second numerical क्या है? If an object of mass, an object of mass 50 kg is raised to a height of is raised to a height of 6 meter above the ground, above the ground से above, find its potential energy, find its potential energy if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब देखो इसको कैसे सोल्व हमने करना है। ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है, उसको हमने किस हाइट तक रेज किया है, उठाया है 6 मीटर तक, और कहाँ से उठाया है, ग्राउंड से उठाया है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है और जी आपको दिया हुआ है। अब देखो पहले आप गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है, मास गिवन है ऑब्जेक्ट का, मास को हम स्मॉल m से लिखेंगे 50 kg। फिर क्या गिवन है आपको, हाइट गिवन है, हाइट आप लिखो, हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं 6 मीटर है, और साथ में आपको g गिवन है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। टू फाइंड क्या निकालना है आपने, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हो PE से, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने निकालने हैं। अब आपको पता है हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास कितना दिया हुआ है 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 एंड हाइट कितनी दी हुई है 6 मीटर। ठीक है, 6 5 जा कितना होता है 30 और ये हो जाता है आपका 3000 जूल। आप इसको कैसे लिख सकते हो, कल भी बताया था आपको, जूल से किलो जूल में आप कैसे कन्वर्ट करते हो। किलो जूल अगर आप इसको लिखना चाहते हो किलो जूल, इस किलो का क्या मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड अब जब आप इसको करोगे तो ये 30 से 30 कट और ये बन जाता है 3 किलो जूल। किसके बोला पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर। तो आपको समझ में आया कि कितना आ जाता है, ये 3 किलो जूल आ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन भी नहीं बोला, सिर्फ डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात की और ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाते ही सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने कन्वर्जन ध्यान रखना है जूल से किलो जूल, अगर आप जूल पे भी रोक देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किलो जूल में कर देते हो तो वो भी बेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूमेरिकल थर्ड है। थर्ड न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं 4 men lifted 240 kg box to a height of 1 meter। 4 men यानी कि 4 आदमी, 4 men lift a box of 250 kg यानी कि 250 किलोग्राम का कोई बॉक्स है, उसको 4 आदमी लिफ्ट करते हैं टू ए हाइट, एक हाइट, टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट तक उसको लिफ्ट करते हैं एंड होल्ड इट, उसको पकड़ कर रखते हैं विदाउट, बिना रेजिंग और लोवरिंग इट, रेजिंग और लोवरिंग इट, यहाँ तक दिया हुआ है। फिर आगे ये बोल रहा है, इसमें ए पार्ट बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय देम, वर्क इज डन बाय देम in lifting the box, in lifting the box। फर्स्ट ए पार्ट ये है और बी पार्ट में पूछ रहा है ये हाउ मच वर्क डू दे डू, हाउ मच वर्क डू दे डू in just holding it, in just holding it। क्लियर। एंड आगे इसने लिखा हुआ है टेक g इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है पूरा। दोबारा देखते हैं, 4 मैन 4 आदमी हैं, वो लिफ्ट कर रहे हैं यानी कि उठा रहे हैं एक बॉक्स को जिसका वेट 250 kg है और कितनी हाइट तक 1 मीटर तक उसको उठाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट जो है 250 kg है।
ठीक है, और इसको यहाँ से उठा करके 4 आदमी 1 मीटर की हाइट तक ले जाते हैं और इस बॉक्स को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, उठा के यहाँ ले आए, उठाने में उन्होंने कुछ वर्क किया है। अब यहाँ पर लाने के बाद उसको ना तो वो ऊपर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर भी वेट तो 250 kg ही रहेगा, ना तो वो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, ना ही उसको नीचे लेकर के आ रहे हैं, यानी कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ये सिर्फ यहीं पर है। क्लियर, ये बात कही है। अब वो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन। अब ये कैसे पता चला कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है एंड होल्ड इट विदाउट रेजिंग, और उसको यहाँ पर 1 मीटर तक लाने के बाद यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं विदाउट रेजिंग और लोवरिंग इट, ना तो इसको ऊपर उठाते हैं ना ही इसको नीचे लेकर जाते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट ए पार्ट ये पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय देम इन लिफ्टिंग द बॉक्स, यानी कि उन चारों के द्वारा इस बॉक्स को लिफ्ट करने में 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करने में कितना वर्क किया गया, आपने ये बताना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का। देखो हमने वर्क डन बताना है, लिफ्ट करने में कितना लगा। अब वर्क डन हमें पता है किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और वो किसके इक्वल होता है, mgh के। मास कितना है 250 kg है, g कितना यूज़ करना है गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1 मीटर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाता है 2500 जूल। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप किलो जूल लिखोगे। इस के का मतलब क्या, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये बन जाता है आपका 2.5 किलो जूल। क्लियर। तो इतना जो है वर्क डन करना पड़ेगा, कब, जब उसको रेज करना है कितनी हाइट तक, 1 मीटर तक आपने रेज करना है। अब सेकंड पार्ट ये पूछना है बी पार्ट कि हाउ मच वर्क डू दे टू, यानी कि वो चारों कितना वर्क करेंगे इन जस्ट होल्डिंग इट, इसको यहाँ पर पकड़े रखने में कितना वर्क करेंगे। अब हमें एक चीज़ पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब देखो फोर्स किसकी इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको यहीं पर होल्ड कर रही है, ना तो इसको रेज कर रहे हैं ना इसको लोअर कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो टोटल वर्क डन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 0 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू 0 जूल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर होल्ड करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है उनको, 0 जूल। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही क्या है 0 जूल, 0 डिस्प्लेसमेंट है, 0 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी कितना होगा 0 जूल होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसको अगर हम बॉक्स को उठा रहे हैं तो उठाने में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, तो क्योंकि उसको वहीं पर होल्ड करके रख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो आपने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, फर्दर न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम कल लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतने ही बहुत है। आप अपने इस वीडियो को देखिए और स्ट्रिक्टली अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।